मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? हाँ क्लियर। ठीक। जो क्लास क्लास का ड्राइव है वो मैं आफ्टर क्लास आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। और प्लीज़ एकदम से मैसेज मत करते रह जाना। और जैसे मैं फ्री होऊंगा सबको एक्सेस दे दूंगा, बस रिक्वेस्ट कर देना, मीन्स रिक्वेस्ट कर देना आप सभी। ठीक है। और ये जो मॉड 15 की आशा थी वो बहुत ज़्यादा ही क्या कर रहा था, लोडिंग टाइम ले रहा था। तो 50-80 MB का था। बट इस पे पेन मार्किंग मैंने इतने ज़्यादा किए हैं जब मैंने इसको पढ़ा है, तो ये लोड टाइमिंग बहुत ज़्यादा ले रहा था। तो इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है। यासा को भी और एरविन ट्रिगर को, दोनों को दो पार्ट में तोड़ दिए। तो इससे ये होगा कि हमारे लिए बहुत ईजी है और इजीली कवर करोगे। और ड्राइव में भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, दोनों को मीन्स जो भी हाईलाइटेड है वही वाला किया है। ठीक है। हमारे पास 22 सब मॉड्यूल्स हैं। हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है इन सारे सब मॉड्यूल्स को। बीच में ईद है, तो मैं डिफाइन करूंगा कि उस दिन क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी, मे भी बंद ही रहेगा मैं घर जाऊंगा तो। ठीक है। एंड तो मैं बताऊंगा उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हमारे पास 22 सब मॉड्यूल्स हैं। हमने डिफाइन किया था आपको डेमो क्लास में कि हम लोग क्या करेंगे, यासा एंड ट्रिगर साथ में लेके चलेंगे। बट थोड़ा हमें समझना है कि कैसे साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि इसका सब मॉड्यूल 1 कवर कर रहे हैं तो ट्रिगर का भी सब मॉड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यासा एंड ट्रिगर इज वेरी डिफरेंट। ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब हम आएंगे थर्ड चैप्टर पे, मीन्स इनलेट, सब मॉड्यूल 303 इनलेट। जब इनलेट्स पे आएंगे देन हम सब, या हम ट्रिगर भी देख रहे हैं कि वहाँ पे इनलेट्स में क्या, इनलेट डक्ट्स में क्या डिफाइंड है। अगर इसकी हम कंप्रेसर पढ़ रहे हैं तो ट्रिगर की कंप्रेसर पढ़ रहे हैं, अगर हम इसकी टरबाइन पढ़ रहे हैं तो ट्रिगर से टरबाइन पढ़ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बर्नर पढ़ रहे हैं तो ट्रिगर की बर्नर पढ़ रहे हैं, और इसकी एग्जॉस्ट पढ़ रहे हैं देन ट्रिगर की एग्जॉस्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे हमें करना है। मीन्स हर एक चैप्टर हमें कंटिन्यू लेके नहीं चलना है ट्रिगर में। और ट्रिगर की हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसमें बहुत सारी चैप्टर्स हैं जो हमें छोड़ना भी है। ठीक है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस वही चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन चैप्टर्स पे फोकस नहीं करना है। तो अभी हमारा बहुत बेसिकली 1-2 चैप्टर्स इज द वेरी बेसिक चैप्टर्स है ना। फर्स्ट चैप्टर सर इज सर फंडामेंटल्स। बोलिए। सर मैं ये बता दीजिएगा सर, ट्रिगर में कौन कौन सा पढ़ना, वही वही जो उसी का बता प्रिंट दूंगा आउट अभी निकालेंगे क्लास। सर। ठीक है। हाँ, और वो आप ड्राइव दीजिएगा उसी से करेंगे सर, वही जो आप ट्रिगर भेजिएगा उसी से करेंगे सर प्रिंट आउट। देखो आपको फ्रेश ट्रिगर से करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि मेरा मार्किंग इतना ज़्यादा है कि आप क्या ही करोगे उसका। ठीक है। अभी मैं बोलूँ आपको ये या सब प्रिंट कराओ, इस पे मैंने बहुत ही ज़्यादा पेन चलाया है, तो इतना ज़्यादा गोजा हुआ है ये, मीन्स पेन चलाया गया है तो आपका आपका प्रिंट ही खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ। ठीक है। बट आपको क्या कुछ स्पेसिफिक ही मार्क करना है, ऐसा नहीं है ना कि क्लास में आपको मार्क करने हैं। ठीक है। तो वो मैं डिफाइन करूंगा कि आपको क्या मार्क करना है क्या नहीं मार्क करना है क्लास में। तो आप फ्रेश जब कराओगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है। वरना इधर पूरा मार्किंग वाला आएगा तो क्या क्या ही फायदा होगा आपका। क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए पूरी मार्क करता हूँ। ठीक है। या फिर मेरे को जितना समझ में आता है, अगर कोई लड़का अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो समझ ही रहे हो ना क्या करेगा, उसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही लगेंगी। तो मेरी मार्किंग वैसी है, मीन्स एक बेसिक आप उतना कवर करते हो तो अच्छा हो जाता है, आप एक फर्स्ट टाइम करते हो। बट मैं आप क्लास में करा रहा हूँ तो कंफर्म है जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हैं या फिर पढ़ने की नीड नहीं है आपको, वो नहीं मार्क कराऊंगा। ठीक है। उस जो इसमें मार्किंग है उससे भी कम मार्क करोगे आप, कुछ स्पेसिफिक ही चीज़ें पढ़ोगे। हमें क्या करना है, भंडार नहीं बनाना है पढ़ पढ़ के। ठीक है। हमें वही पढ़ना है जो हमारे लिए स्पेसिफिक होगा। तो आप फ्रेश करोगे, यानी सर फ्रेश वाले फ्रेश लिंक्स में फ्रेश तो फ्रेश वाले अच्छा डाउनलोड कर फ्रेश, लोगे। ठीक है सर, ठीक ठीक है, फ्रेश वाला ही कर देंगे सर। And जैसे जैसे क्लास में आपको बताता रहूंगा आप उस तरह से आप मार्क करोगे। ठीक है। जो भी क्लास या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास की आपका ये है पीडीएफ है, उसमें से आप मार्क कर लोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट इज द फंडामेंटल इज द वेरी बेसिक। एंड सेकंड जब हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं या स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक बेसिक्स ऑफ द टर्बाइंस देखेंगे। ठीक है ना। तो
अब जो सेकेंड वाला है ना आपका सब मॉड्यूल इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये केवल यासा में ही पढ़ना है, इंजन परफॉर्मेंस एंड ब्रेटन साइकिल, व्हाट इज ब्रेटन साइकिल। बट अब ना जब ये थ्रस्ट के बारे में डिफाइन करते हैं तो अब हमें ट्रिगर पढ़ना है। ट्रिगर में थ्रस्ट का रिलेटेड क्या चैप्टर्स है, ठीक है, और हमारा चॉक नोजल के कॉन्सेप्ट क्या है और थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है एक्चुअल, बट पूछा नहीं गया अभी तक, ठीक है ना। चॉक नोजल का कॉन्सेप्ट पूछा गया, चॉक नोजल पूछा गया, बट फॉर्मूला भी एग्जाम में नहीं आया चॉक नोजल की। बट हमें वो कॉन्सेप्ट समझना है चॉक नोजल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, तो उसके लिए करना है। बेसिक्स ऑफ द टर्बाइंस या परफॉर्मेंस हमें समझना है, इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो हम आपको डिफाइन करेंगे कि कितना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है टर्बाइंस की, प्रोपेलर एयरक्राफ्ट, कंप्रेसर की एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना, सेंट्रीफ्यूगल की और एक्सियल की क्या डिफरेंसेस है दोनों में, किसमें कितना एडवांटेज है और किसमें कितना डिसएडवांटेज है, ये हमें पढ़ना है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल की और एक्सियल की जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है हमें फास्ट से कवर करनी होती है पावर प्लांट से। तो वो बीच बीच में मैं नोट डाउन कराऊंगा, तो आप उसको नोट करना, क्योंकि 1000 किताब लेके आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास 2 ही कोर बुक होनी चाहिए और उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। बाकी जितने भी बुक हैं जस्ट आप हाईलाइटेड देख रहे हो या मार्किंग वाला देख रहे हो, बट उसके जो पॉइंट है एक दो पॉइंट के लिए आप कोई बुक नहीं प्रिंट कराओगे, आप जस्ट क्या करोगे, जस्ट मार्क कर लोगे, या उसके बारे में कोई भी अलग इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है तो आप अपने हार्ड कॉपी जो भी है यासा या ट्रिगर वहां पे साइड में मेंशन कर दोगे, ताकि आप बस यासा ही पे फोकस करोगे। यासा में अपने साइड में लिख दिया कि ये ट्रिगर में मेंशन है, या फिर ये रोल्स रॉयस में गिवन है, या फिर ये पावर प्लांट में मेंशन था इस टॉपिक से रिलेटेड, आपने वहां से पढ़ लिया, सिंपल, आप अपने आप को इजी करोगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे द बेसिक्स। तो हम लोग बेसिक कवर करेंगे क्योंकि कोई चैप्टर हमें छूटना नहीं चाहिए, हम लोग इसे बंद भी कर सकते थे, बट ये एक बहुत बेसिक चैप्टर है जिसमें ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, इंजन के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझना होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं ब्रीफ अब नहीं करूंगा यहाँ पे इंजन के कॉन्सेप्ट्स को लेके, बहुत थोड़े हम लोग जल्दी में चलेंगे, ठीक है। आपका लेवल 2 है, अगर A1 कैटेगरी से आप इस मॉड्यूल को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका लेवल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल्स तो अभी हम बेसिक देख रहे हैं। देन पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, देन आप देखते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज द बीइंग एट रेस्ट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, अब हमें इसमें मार्किंग की कोई नीड नहीं है, आप भी समझते हो मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है। एंड देन ये कॉज क्या होता है, कितने टाइप में हमारे डिफाइंड होता है, तो आप देखते हो हमारा पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप से डिफाइंड होता है। एक तो ड्यू टू पोजिशंस, जिसे हम बेसिकली 12th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एंड दैट ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ इलास्टिक बॉडी, मींस जैसे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में भी क्या आपकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर इज इलास्टिक बॉडी, दैट विच प्रोड्यूस वर्क थ्रू केमिकल एक्शंस, और हमारे जो केमिकल एक्शंस आते हैं उसमें भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो 3 तरह से डिफाइंड है कि हमारे 3 टाइप्स ऑफ द क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ एनी इलास्टिक बॉडी एंड वर्क थ्रू अ केमिकल एक्शन। ये 3 हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और केमिकल एक्शन वाला कहाँ मिल गया, बैटरी में, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो आप ये 3 पॉइंट समझ जाते हो, अभी हमें इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें बेसिकली समझ लेना है सर कि एक चीज क्या होता है कि सर एक चीज पूछना था सर। हम्म सर ये बी वन मतलब जैसे बी वन के लिए जैसे पढ़ाना वही पढ़ा रहे हो ना सर, ऐसा नहीं कि केटे के लिए पढ़ा रहे बोल के। सर बी वन दे रहे हैं हम लोग सर, B1 जितने भी लेवल लोग हैं। मॉडल तो B1 के लिए, हम यहाँ से तो B1 के लिए ओपन किया ना, तो कैटेगरी तो हम B1 का ही पढ़ाएंगे। आपको सिलेबस कवर कर रहा हूँ तो B1 के लिए ही करूंगा ना। आप अगर कैट ए के हो तो आप नहीं पढ़ोगे वो चैप्टर्स जो आप में नहीं गिवन होंगे। A calculation based on this formula will produce an answer that the unit of foot pounds। हमें क्या होता है कि हम जब भी गैस टर्बाइंस या फिर हम एविएशन के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो हम एफपीएस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कोई मैट्रिक सिस्टम नहीं चल रहा, जैसे कि आपका किलोमीटर आवर इस तरह से सिस्टम नहीं चल रहा होता है, तो हम एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं, फुट पाउंड सेकंड। तो इसलिए इन्होंने डिफाइंड भी किया है वर्क एनर्जी को, कैसे डिफाइन किया है, तो इन्होंने वर्क को डिफाइन किया है फुट पाउंड में, है ना। तो इन्होंने लिखा है क्लासिफाई पर्सन द फार्मूला व्हिच प्रोड्यूस आंसर दैट यूनिट ऑफ फुट पाउंड और इंच पाउंड व्हिच आर द सेम यूनिट दैट अप्लाई टू द वर्क। मींस वर्क अगर डेफिनेशन आपकी यूनिट कैलकुलेट कर रहे हो एज ए जनरल, तो आपका क्या होता है वर्क का डेफिनेशन W इक्वल टू एफ डी, और उसे आप बोल देते हो न्यूटन मीटर, ठीक है। W इक्वल टू एफ डी मीन्स आप सिंपली आप इसे क्या डिफाइन कर रहे हो, न्यूटन। देन फोर्स का यूनिट इज द न्यूटन एंड द डी का यूनिट इज डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीटर। तो आप ऐसे डिफाइन करते हो वर्क को।
ठीक है, न्यूटन को और भी ब्रेक कर सकते हो तो एम से ब्रेक कर सकते हो, मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा अगर आप ब्रेक करोगे तो। बट अब क्या होता है ना कि ये हमारा केजीएस सिस्टम है, मीन्स किलोग्राम मीटर सेकेंड इस तरह वाला सिस्टम है, बट हम वो सिस्टम यहाँ पे नहीं कवर कर रहे होते हैं एविएशन में। एविएशन में चलता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीटर नहीं होता, मीटर की जगह पे फुट होता है, यहाँ पे केजी नहीं होता, पाउंड होता है, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है, सेकंड में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने डिफाइन कर दिया आपके फोर्स को एज अ फुट। ठीक है, फुट पाउंड्स। तो अभी इन्होंने डिफाइन किया इंचेस, या फिर हम फुट पाउंड बोल सकते हैं या फिर इंच पाउंड बोल सकते हैं। तो ये दो तरह से डिफाइंड है, ये दो यूनिट हमारे वर्क के यहाँ से कैलकुलेट होता है। इंच इंच बोल लो या फुट बोल लो डिस्प्लेसमेंट को, और जो फोर्स हो गया उसे आपने एलबीएस बोल दिया, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से वर्क डिफाइन हो जाता है आपके एफपीएस सिस्टम में। तो ये ध्यान में रखेंगे कि कितना है, और जब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल हमने सिंपली समझ में आया है कि आपका क्या होता है, वेट इंटू हाइट, यही हमारा है। और वेट क्या है, तो mgh, आपने यही पढ़ा है ना। This is the potential energy. Then m is the mass and g is the gravity, acceleration of gravity, and h is the height. जब से ही आप दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आंसर आता है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाता है। बेसिक फार्मूला इन्होंने डिफाइन किया और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि mgh, जो आपने बेसिकली पढ़ के आए हो। ठीक है, मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे साथ पूछना कि सर ये नहीं आया, तो आप मेरे को बताओ, देन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इतना बेसिक करूंगा तो फिर नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। गैसोलीन, सर गैसोलीन हैज द पोटेंशियल। फोर्स को किससे बोले सर? फोर्स को जैसे फोर्स में न्यूटन होता है उसमें ऐसा यूनिट में, तो इसमें फोर्स का क्या यूनिट होता है सर? थोड़ा सा समझ नहीं आया सर मेरे पाउंड को यहाँ पे। बोलेंगे, पाउंड बोलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, पाउंड से डिफाइन करते हैं जो भी फोर्स होगा, या जैसे कि आप टॉर्क रेंज सेट करते हो, तो टॉर्क रेंज में क्या सेट करते हो, फुट पाउंड सेट करते हो, सिंपल। या इंच पाउंड आप सिलेक्ट कर रहे हो या फुट पाउंड सिलेक्ट कर रहे हो। तो हमारा जो पाउंड है, पाउंड इज द डिफाइंड mg, mg मीन्स हमारा फोर्स। ठीक है, द गैसोलीन हैज द पोटेंशियल टू रिलीज हीट एनर्जी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश BTU कंटेंट। अब गैसोलीन के रेस्पेक्ट में इन्होंने कुछ डिफाइन किया है कि हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट के कॉन्सेप्ट में इसमें कितना एनर्जी होता है ना। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसमें हमारा जो 1 पाउंड अगर हम क्या करते हैं, एविएशन गैसोलीन रखते हैं, देन हमारे पास इतनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, 18,900 BTU, या ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो बोलते हैं, इतनी हमें हीट एनर्जी मिलती है। और अगर इच यूनिट को हम चेंज करें वर्क में, मीन्स इस तरह से डिफाइन करें, तो बोल रहा है कि ईच BTU मीन्स अगर एक BTU आपके पास कंटेंट है तो आपको कितना वर्क मिलेगा, वर्क डन कितना मिल रहा है, तो 778 FT/LBS ऑफ वर्क। आप पूछोगे क्या एग्जाम में आता है, कुछ नहीं आता है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो या छोड़ सकते हो, बट मैं समझाने के लिए बता दिया। काइनेटिक एनर्जी, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ये भी बहुत बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। देन हाफ m की यूनिट आप समझते हो ना, तो m की यूनिट आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि हमारा क्या होता है, मास इन द केजी, एंड द वेलोसिटी आपको डिफाइंड है कि वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे, बट हम इतना मेंशन नहीं कर रहे हैं ये सारी यूनिट्स, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, देन फॉर्मूला ध्यान में रख रहे हैं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ इज इंटू mv इंटू स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ध्यान में रख लेना है। जब भी काइनेटिक एनर्जी आपसे कैलकुलेट करने को पूछ रहा है, देन आप ये फॉर्मूला पुट करने वाले हो और सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बोइंग का वेट इतना LBS है। वेइंग, वेइंग मीन समझते हो ना कि मीन्स mg इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो इतना इन्होंने मेंशन कर दिया। इज मूविंग डाउन द रनवे ऑन टेक ऑफ रोल विद द वेलोसिटी इतना, तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है, और हमें ये mg है, मीन्स आप mg डिफाइन कर रहे हो, mg इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। ये फोर्स दिया हुआ है, मीन्स 16,000 आप ये बोल रहे हो, 6 लाख सॉरी, तो जो 6 लाख LBS लिखा हुआ है ये एक्चुअली mg है। ठीक है, मीन्स mg इज द फोर्स। तो हमें अगर मास कैलकुलेट करना है तो ग्रेविटी से डिफाइन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, सिंपल है ना। अगर हम ग्रेविटी से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा m डिफाइंड हो जाएगा, मास कितना है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने 32.2 से डिवाइड किया। अब आप सोचोगे सर 32.2 क्या है, तो देखो जब मीटर पर सेकेंड वाला सिस्टम होता है तो स्मॉल g या फिर a, जे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसकी जो आपका
पॉइंट होता है वो 9.8 होता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब इसे फुट पाउंड में चेंज करते हो, फुट सेकेंड में, या आप ऐसा बोल रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 32.2 हो जाता है फुट पर सेकेंड, ऐसे हो जाता है, ठीक है, जब चेंज करोगे तो बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो 9.8 है वो मीटर पर सेकंड में होता है, बट 32.2 इज द फुट पर सेकंड, ठीक है। इसलिए अब ये जो वेट है इसे हमें मास में कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रेविटी से डिवाइड करना होगा, तो इसलिए इन्होंने ग्रेविटी से डिवाइड कर लिया, तो हमारा एक्चुअली मास आ गया, व्हाट इज द मास। एंड वेलोसिटी इन्होंने डिफाइन किया, तो वेलोसिटी इन्होंने लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, देन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी इज क्या है, ये भी एक वर्क ही है, तो ना काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो वर्क। तो वर्क का डेफिनेशन क्या है, फुट एल बी, यही तो होता है वर्क, फुट एल बी या इंच एल बी इसको ही बोलते हैं, तो इसलिए यूनिट में लिख दिया फुट एंड एल बी, सिंपल है, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इज अ वर्क, वो भी एक वर्क है, एंड देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो इज अ वर्क, ठीक है। तो यूनिट तो सेम ही होगा, चाहे वर्क हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, तो इसलिए एफटीएल भी इन्होंने लास्ट में लिख दिया। तो इस तरह से अगर कोई बेसिकली क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको डिफाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एफपीएस सिस्टम चल रहा होता है, फुट पाउंड सेकेंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट दिया है वो एलबीएस में है, और एलबीएस इज द फोर्स, तो हमें मास कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज डिवाइड करना पड़ेगा 32.2 से, देन हमें एक्चुअल मास आएगा, ठीक है, मास कैलकुलेट होगा। क्लियर है, मे बी आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, आगे बढ़ सकते हैं। And the next thing is the Newton law of motion. The first बहुत बेसिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, अब ये आपके एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, बट हमें इसे मार्क कराने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आते भी हैं तो आप इजीली कर सकते हो, है ना, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन इन्होंने लिखा है कि एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू रिमेन इन मोशन, यही हमारा फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है। अंटिल, जब तक कि हम क्या कर रहे हैं, अनलेस हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन है, कि इफ एनी ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट, तो उसका यही पर्पज है कि वो रेस्ट में ही रहने वाली है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अनटिल अनलेस हम क्या कर रहे हैं, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड कर रहे हैं, सिंपल। तो न्यूटन ने क्या किया, बस इसने एडिशनल ये अमाउंट इसमें जो आपको सेंटेंस दिख रहा है इन्होंने ऐड कर दिया था, बाकी जो पूरा सेंटेंस है ये गैलीलियो ने दिया था। तो एक्चुअली न्यूटन से पहले गैलीलियो ने इनर्शिया डिफाइन किया था, कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहिए, या फिर ये जो प्रॉपर्टी है ना जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहिए, ये गैलीलियो ने डिफाइन कर दिया। बट जब न्यूटन आया ना तो उसने देखा कि अरे ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बाइक चला रहे हो तो वो तो रुकती है ना, तो न्यूटन ने सोचा कि कुछ तो है जो हमें इस कंप्लीट सेंस, इस ये जो भी इनर्शिया है इसे थोड़ा और ब्रॉड एस्पेक्ट में डिफाइंड करेगा। तो न्यूटन को समझ में आया कि एक फोर्स है, जब तक वो फोर्स नहीं लगेगा तब तक हमारा वो ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं होगा, और यहाँ पे एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन लगेगा या ग्राउंड फ्रिक्शन है, कुछ ना कुछ है जिसके वजह से ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन वही स्पेस में चले जाए तो कोई फोर्स नहीं है, तो वहां पे आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट इधर से उधर मूवमेंट कर रही है, अगर कोई मूवमेंट कर रही है तो मूवमेंट करेगी, कोई रुकी हुई है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, क्योंकि वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बट यहाँ पे है, अपने अर्थ पे है, तो इसलिए न्यूटन ने ये एडिशन कर दिया इसमें, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हो गया, ठीक है। बाकी मुझे बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, किसका क्या रीजन है क्या नहीं है। एंड देन सेकेंड लॉ इज डिफाइंड होता है फोर्स के बेसिस पे, है ना, कितना मोमेंटम मिलेगा, कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी इज चेंज्ड, जब भी हम फोर्स लगाएंगे क्या होगा, उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, है ना। देन इन्होंने फिर मेंशन किया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटेज इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मींस जो उसके मोमेंटम में चेंजेस आ रही हैं वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो मैंने आपको डेमो क्लास में डिफाइन किया था कि F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सिंपल। तो न्यूटन ने एक्चुअली ये रूल दिया था,
ये स्टेटमेंट है, जो एक्चुअल न्यूटन का स्टेटमेंट था वो ये था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मींस ये मोमेंटम हो गया डेल्टा पी, और रेट, हमें रेट ऑफ चेंज डिफाइन करना है तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, मींस टाइम डिफाइन करेंगे, सिंपल है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, तो हमने प्रोपोर्शनल कर दिया अप्लाइड फोर्स से, तो एफ, ठीक है, तो एफ प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिंपली। तो एक्चुअली न्यूटन ने ये फॉर्मूला डिफाइन किया था, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रेक करके एफ इक्वल टू एम ए बना दिया। तो उस दिन इसलिए मैं आपको डेमो क्लास में डिफाइन कर रहा था कि एफ इक्वल टू एम ए को हम लोग थोड़ा सा रीसमराइज करके या रीचेंज करके हम एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी बना सकते हैं। तो जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये है, एफ इक्वल टू एम ए नहीं है, वो बहुत एक बेसिक फार्मूला है, उसे जबरदस्ती बना दिया गया है पढ़ने के लिए, ठीक। बट न्यूटन का जो फार्मूला गिवन था, जो न्यूटन ने कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था, वो ये डिफाइन किया था, इस मोमेंटम के रिस्पेक्ट में उसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए के रिस्पेक्ट में नहीं था। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देन मैंने आपको डिफाइन किया कि डेल्टा पी इज द मोमेंटम, एंड डेल्टा पी कैसे डिफाइंड होता है, तो आप समझते हो कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी, ये हमारा मोमेंटम होता है, ठीक है, मास इनटू द वेलोसिटी, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एफ इक्वल टू डेल्टा पी, तो एम इंटू वी, और अपन क्या है, डेल्टा टी है। तो वेलोसिटी में फिर से टी से डिवीजन दे दोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, देन आपका न्यूटन का एक्चुअल फार्मूला बन जाता है एम इंटू ए। बट आपको कोई फार्मूला बनाना नहीं सीखना है यहाँ पे, बट आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो कि हाँ एक्चुअल में ये कैसे होता है, ठीक है। अगर नहीं भी आता आपको ऐसा करना, तो आप बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली ये दोनों फार्मूला एक ही है या एक ही से रीसमराइज करे गए हैं, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो हम इस फार्मूला को स्टडी करेंगे, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मीन्स मोमेंटम को पढ़ेंगे, ठीक है। देन लास्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा द फॉर एवरी एक्शन हियर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हमें ज्यादा डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं। तो आप समझते हो कि अगर कोई भी वर्क हम कर रहे हैं तो उससे हमें एक अपोजिट रिएक्शन मिलता है, जैसे कि एग्जांपल समझे, स्विमिंग हो गया, बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, इतना बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अपने पास। तो एक बेसिक सा हम लोग ये देखते हैं, एक स्विमिंग एंड बर्ड फ्लाइंग एक्शन रिएक्शन आपको मिल रहा है। जेट इंजन तो बात की बात है, वो तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या हो रहा है उधर, बट एक बेसिक जनरल लाइफ में, नेचुरल लाइफ में हम जो देख रहे हैं वो इनका हो गया, बर्ड का फ्लाइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये हमारा एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने की नहीं है, बट वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच रोल इज द एक्शन रिएक्शन, या फिर ये डेफिनेशन देते हैं, आपको आंसर करना होता है कि वो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग आ जाएंगे बर्नौली प्रिंसिपल पे, क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, हेलो, यस सर। ठीक है। देन व्हाट इज द बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली ने डिफाइंड किया एक क्रॉस सेक्शन वेंचुरी, वेंचुरी क्या होता है हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। क्या होता है कि जब हम किसी ट्यूब, जब एक प्रॉपर एक ट्यूब होता है ना, लाइन होता है, तो हम इसे जस्ट ट्यूब बोलते हैं, बट क्या होता है कि हम एरिया कहीं पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया ना एक्चुअली वेंचुरी कहलाता है। इसलिए आप 12th में पढ़ रहे थे, या 11th में, सॉरी 11th में आप पढ़ रहे थे कि वेंचुरी मीटर क्या होता है। वेंचुरी मीटर इज द प्रिंसिपल ऑफ द बर्नौली, बर्नौली प्रिंसिपल पे कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एंड देन इस कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया का यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा, तो उन्होंने डिफाइन किया बर्नौली ने कि अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना इस पर्टिकुलर पाइपलाइन से या इस एरिया से, तो यहाँ पे जो भी ये कंस्ट्रिक्टेड एरिया है, मीन्स जो वेंचुरी हम बोल रहे हैं, जो वेंचुरी एरिया है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा, यहाँ पे कुछ वेरिएशन आएगा, उसी वेरिएशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं, बहुत बेसिकली समझेंगे, है ना। तो वेंचुरी को कैसे डिफाइन किया गया, तो इन्होंने मेंशन किया, जिस आपको यहाँ से समझना है, अ ट्यूब कंस्ट्रक्टेड इन दिस मैनर इज कॉल्ड वेंचुरी, आपने बेसिक समझ लिया कि व्हाट इज द वेंचुरी, ठीक है। वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीजिंग, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हुआ, मीन्स ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ, हमारा डिक्रीज हो गया, द पासवे इज रेफर टू एज द कन्वर्जेंट, उसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं, मीन्स जहां पे भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करते हैं उसे हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, और जहां पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा होता है इसे हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं,
तो अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्जेंट डक्ट क्या है, डाइवर्जेंट डक्ट क्या है, इसी प्रिंसिपल से यहाँ पे वो आता है। तो आपका जो इंजन होता है उसका जो एग्जॉस्ट होता है या तो वो कन्वर्जेंट हो सकता है या तो डाइवर्जेंट बनाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर, या फिर दोनों का कंप्लाई करके वेरिएबल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट डक्ट बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं एग्जॉस्ट सेक्शन को, डिपेंडिंग ऑन हम क्या इंजन से चाहते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो कन्वर्जिंग डक्ट समझ गए आप, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अब मेरे को मार्क कराने के लिए नहीं है, बट आप इसे मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कन्वर्जिंग डक्ट, देन आप डिफाइन करोगे। जहां पे भी पासवे या एरिया क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, वो हमारी कन्वर्जिंग डक्ट होती है। जहां पे भी हमारी एरिया स्प्रेड आउट होती है, मीन्स इंक्रीज हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग डक्ट। मीन्स कन्वर्जिंग का ये हो गया सिंबोलॉजी एंड देन डाइवर्जिंग का ये हो गया सिंबोलॉजी। तो बेसिकली आप ये समझ जाते हैं। अब हमें वेरिएशन समझना था कि इसमें बर्नौली के अकॉर्डिंग एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो भी कन्वर्जेंट डक्ट होता है। तो बर्नौली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग फार्मूला नहीं बनाएंगे, बट हम बेसिकली इस फार्मूला से समझेंगे, बस एक बेसिक थियरी से समझ रहे हैं कि टोटल प्रेशर ऑलवेज इन द पूरी लाइन में फ्लूइड प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑलवेज सेम होता है। हमारा पास्कल भी बोलता है कि ईच एंड एवरी एरिया में क्या होगा, प्रेशर इक्वल लगेगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर इज द सेम, इन्होंने पास्कल लॉ के भी अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर सेम। अब बर्नौली अपने डिफाइन कर रहा है कि टोटल प्रेशर यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे 2 तरह के प्रेशर होंगे। ठीक है, एक प्रेशर होगा स्टैटिक, एक होगा डायनेमिक। ठीक है, तो इन्होंने ये डिफाइन किया स्टैटिक एंड डायनेमिक के बारे में। ठीक, तो वो थोड़ा हम समझेंगे। इन्होंने डिफाइन किया कि जहाँ पे डायनेमिक प्रेशर ज्यादा होता है वहाँ पे स्टैटिक थोड़ा कम हो जाता है, जहाँ पे स्टैटिक ज्यादा होता है वहाँ पे डायनेमिक प्रेशर क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारा ओवरऑल टोटल प्रेशर क्या होती है, कांस्टेंट होती है ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पाइप। किसी भी सेक्शन में क्या होगा, हमारा ओवरऑल प्रेशर मीन्स टोटल प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट अगर ये कैलकुलेट कर रहे हो कि व्हाट इज द स्टैटिक, तो स्टैटिक डिफरेंट मिलेगा हर सेक्शन पे और डायनेमिक भी डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो बर्नौली का ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको डिफाइन करना था इसको। तो अभी यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया कि जब एक बेसिकली इन्होंने वेंचुरीमीटर इधर दिखाया हुआ है, इन्होंने डिफाइन किया कि यहाँ पे ए पे क्या था, वेलोसिटी एंड प्रेशर इज द न्यूट्रल, कोई इशू नहीं था, एकदम इक्वल था। यहाँ पे भी क्या था, वेंचुरी सेम है। ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है क्रॉस सेक्शनल में, तो यहाँ पे भी सेम है, मीन्स मीडियम मीडियम, यहाँ पे भी मीडियम, यहाँ पे भी मीडियम। बट जहाँ पे हमने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस, विल बी इंक्रीजेस ड्यू टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं ए इंटू वी। ठीक है, जब भी एरिया प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होती है, मीन्स बाय प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, मीन्स ये समझ में आ रहा है कि जहां पे भी एरिया कम होगा वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वेलोसिटी क्या होगी, विल बी डिक्रीजेस। देन एरिया हमारी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, देन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल। देन तो इसलिए इन्होंने लिख दिया वेलोसिटी इंक्रीजेस, और जहां पे भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, आपका क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो देन अब उसको भी हम समझ लेंगे, PVRT मींस PVR जो भी फार्मूला है उससे हम लोग कॉन्सेप्ट में समझ लेंगे। बट अभी हम लोग ए भी कॉन्सेप्ट का समझते हैं। ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है। तो एक आप ये मेंशन कर लेना कि ए प्रोपोर्शनल द वी। तो ईच एवरी सेक्शन ऑफ द पाइप आपका क्या होता है, ए वी कॉन्स्टेंट, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, या फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, AV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मींस एरिया एंड वेलोसिटी, इसका जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट होगा। जैसे कि हमने डिफाइन किया कि टोटल प्रेशर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा ईच एंड एवरी सेक्शन पे। ठीक है, उसी तरह से ए भी कांस्टेंट होगा ईच एंड एवरी सेक्शन पे। जहां पे एरिया डिक्रीज होगी वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या होगा, ए बी कांस्टेंट। तो ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, मींस फ्लूइड की कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसको भी थोड़ा हमें समझना होता है, तब हमें ये समझ में आता है कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में क्यों वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है बस, क्योंकि एरिया
बाय प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी से, तो आप इसे डिफाइन कर लेते हो कि जहाँ पे भी एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है और कम है मीन्स वहाँ पे एरिया ज़्यादा होगी। सिंपल है, ठीक है, क्लियर है? इतना मेंशन कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ पे। ये भी मेंशन कर लेना, जो भी मैं एडिशनल डिफाइन कर रहा हूँ चीज़ों को आपके कंसेप्ट को समझने के लिए, अगर आप उसे भूल जाते हो या फिर नहीं ध्यान में रहता है तो आप उसे जरूर मेंशन कर लेना, ठीक है। बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, अब ये दो लॉ हैं, ये दोनों लॉ पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बस बेसिकली डेफिनेशन ही पूछते हैं, बट बहुत रेयर होता है, इतना भी नहीं होता कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है एग्जाम के लिए, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट हमें हर एक पॉइंट समझ के आगे बढ़ना है, इसलिए हम लोग थोड़ा डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द बॉयल्स लॉ। Then when the temperature of gases is kept constant, the pressure increased, its volume is decreased proportionally. In reverse, when a gas is a constant temperature, pressure decreases, volume increases. क्या पता नहीं क्या क्या लिख दिया इन्होंने, बट हम लोग इसको थोड़ा बहुत बेसिकली समझ लेंगे कि एक्चुअली बॉयल्स लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। इन्होंने लिखा कि हम इतना समझते हैं कि टेम्परेचर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट एंड द प्रेशर इंक्रीज, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड प्रोपोर्शनली। सिंपली है, हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। हमें पता है कि जब भी हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो क्या होता है, हमारा गैस की वॉल्यूम या फ्लूइड हो, फ्लूइड की वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीजेस होगी। सिंपल है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं। तो अगर हमने सोचा कि हमने गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, हम कोई वेरिएशन नहीं कर रहे हैं, है ना, हमने कोई वेरिएशन नहीं किया, टेम्परेचर इज द कांस्टेंट मींस आप समझ लो एज अ क्या है, रूम टेम्परेचर है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। देन हम फ्लूइड पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो इन्होंने अब डिफाइन किया, देन प्रेशर इंक्रीज, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज प्रोपोर्शनली, है ना, सिंपली है। तो हमने क्या बोला कि P प्रोपोर्शनल, जस्ट हम लिख रहे हैं P, लिख देते हैं हम V, ठीक है। तो अब हम इसका डिफाइंड हो गया कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं देन वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स हमें समझ से आता है ये बाई प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है, या फिर इन्होंने प्रोपोर्शनली लिखा है बट डिक्रीज्ड प्रोपोर्शनली लिखा है, तो हमें समझ में आ जाना है वो बाई प्रोपोर्शनल को एक थोड़ा अलग लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहते हैं, हम इसको समझते हैं ये एक्चुअल में। वॉल्यूम में वेलोसिटी नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो v लिखेंगे, और जहां पे थोड़ा ऐसा करेंगे ना तो आप समझ जाना कि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो ये p और v में रिलेशन समझ में आ गया कि यहाँ पे साइड में हम लिखेंगे t कांस्टेंट, t कांस्टेंट है मींस टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है। देन अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो एक पर्टिकुलर कंबाइंड सिस्टम पे, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये एक्चुअली है बॉयल्स का कॉन्सेप्ट कि P प्रोपोर्शनल 1/V, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट बोलो P बाय प्रोपोर्शनल V। अब बाय प्रोपोर्शनल बोल दिया तो मीन्स हो गया 1/V, वही मीनिंग हो गया। आपको जो सही लगता है वैसे बोल सकते हो, बट इतना ध्यान रखना कि बाय प्रोपोर्शनल पे होते हैं मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इज द बॉयल लॉ, बस इतना। अब इसको ध्यान कैसे रखना है, मीन्स आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला में भी इन्होंने फॉर्मूला डिफाइन किया होगा, और शायद ही दिया होगा क्योंकि इतना यहाँ पे फॉर्मूला तो दिया नहीं है हर जगह पे, बट इसमें नहीं दिया है, छोड़ो फॉर्मूला नहीं दिया, बट आपने इसको लिख लेना है, साइड में मेंशन कर लेना है P प्रोपोर्शनल 1/V, ठीक है, ये आप इसको मेंशन कर लोगे। अब हाँ, हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और समझना है कि बायल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हम लोग भूल जाते हैं। तो थोड़ा कहीं ना कहीं मैं ट्रिक्स लेके आ जाता हूँ, या फिर मैं ही थोड़ा दिमाग लगा लेता हूँ, बन जाते हैं छोटे मोटे। तो हम लोग को इतना ध्यान में है ना, बॉयल, ठीक है ना, बॉयल में बीटी ध्यान रखना है, बॉयल से बीटी। अब बीटी से क्या हुआ, तो आप सोचोगे बीटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या समझ में आता है कि बॉयल से बीटी मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मीन्स जिसको भी इसके साथ हमने ऐड कर दिया वो कांस्टेंट होगा। अब चार्ल्स को बताते हैं, अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा कि ये क्या एडवांटेज है इस बीटी को ध्यान में रखने का। जैसे मैं आपको चार्ल्स का फॉर्मूला डिफाइन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बीटी याद रखना बहुत अच्छा है।
जिससे हमें उसका कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो चार्ल्स को पहले डिफाइन कर देता हूँ। चार्ल्स ये बोलता है कि इफ एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, अब ये प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहता है, चार्ल्स ये अप्लाई कर रहा है। बॉयल्स क्या चाहते थे कि बॉयल्स ने कांस्टेंट टेम्परेचर पे फोर्स अप्लाई किया, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर इंक्रीज किया एक सिस्टम पे, देन देखा कि क्या वेरिएशन आ रहा है वॉल्यूम पे, उसके बेसिस पे फॉर्मूला बना, मींस वो टेम्परेचर कांस्टेंट करके फॉर्मूला डिफाइन किए। बट जो चार्ल्स था वो ये डिफाइन किया कि आपका जो प्रेशर है हम वो कांस्टेंट रखेंगे, तो P इज द कांस्टेंट, इज द कांस्टेंट। देन अब क्या होगा, हमने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया। जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो इतना हमें समझ में आता है कि if air is heated at a constant pressure, the change in volume will vary with the change in temperature. Simple. मीन्स हमें ये समझ में आया एट अ कांस्टेंट प्रेशर जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सिंपल। मीन्स हमें समझ में आता है टेम्परेचर इज द प्रोपोर्शनल टू द वी। ये समझ में आया कि टेम्परेचर इंक्रीज देन वॉल्यूम आल्सो विल बी इंक्रीजेस। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है प्रेशर कांस्टेंट है, मींस प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं है, देन हम ये देख रहे हैं। तो ये वेरिएशन हमें मिल रहा है, ये फॉर्मूला में मिल रहा है, मींस टी प्रोपोर्शनल वी मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है कि बॉयल कॉन्सेप्ट डिफाइन द एट कांस्टेंट टेम्परेचर P प्रोपोर्शनल 1/V एंड चार्ल्स डिफाइन द principle like P constant then temperature proportional V। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज देन वॉल्यूम आल्सो विल बी इंक्रीजेस। गैसेस के हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, अब ना एग्जाम में पूछता है ना कि चार्ल्स लॉ किसके बेसिस पर डिफाइंड है, तो अब आप यहाँ पे इस समझ जाओगे कि हम क्यों बीटी आपको डिफाइन कर रहे थे। तो देखो चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, तो आप इसको एक ट्रिक से बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, सीपी। देन सीपी इज एक टर्म होता है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आप ये समझ गए कि हाँ एयरक्राफ्ट से रिलेट कर रहा है, मींस सीपी इज द गुड। तो ये ट्रिक लगाना बहुत अच्छा है कि सीपी मींस चार्ल्स लॉ इज द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड बॉयल्स लॉ बीटी, देन बॉयल्स लॉ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। सिंपल, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में है कि चार्ल्स लॉ works on principle of constant pressure and the Boyle's law works on principle of constant temperature, ये constant pressure। सिंपल है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट से, इसलिए मैं डिफाइन कर रहा था बीटी एंड सीपी, तो ये ध्यान में रखोगे, आपके ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रहेंगे। ठीक है, अभी लास्ट में बाद में क्या हुआ, इन्हीं फॉर्मूले को समराइज करके मिला करके एक एडिशनल फॉर्मूला डिफाइन, एक नया फॉर्मूला गैस का डिफाइन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, समझ में आया कि प्रेशर प्रोपोर्शनल 1/V, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल V। देन हम इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कर दिया एंड देन हम दोनों को कंबाइन कर दिया, तो आपको समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला क्या बन रहा है। ठीक है, तो जब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो एक्चुअली ये फॉर्मूला बना ऐसा, PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। यही होता है आपका गैस का फॉर्मूला, जो टोटल लास्ट में फॉर्मूला आपका बना था। और कांस्टेंट क्या है, गैस कांस्टेंट R। तो उतना हमें वो सब पढ़ना ही है, केमिस्ट्री में नहीं जाना है, फिजिक्स में नहीं जाना है उतना, तो हमें वो आगे नहीं देखना है। बट एक्चुअली फॉर्मूला आपका ये बन जाता है जो आप पढ़ते हो, PV अपन T, P1 V1 अपन T1। तो ऐसे भी लिख देते हो P1 V1 अपन T1 इक्वल टू P2 V2 अपन T2। बट ये सब हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। बट आप ध्यान में रखोगे कि इन्हीं दो फॉर्मूले से ही डिफाइंड किया जाता है PV अपन T, इसे से बनता है। तो आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिफाइन कर दिया, देन PV अपन T डिफाइंड हो गया। सिंपल। सर ये पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है, उसी से बनाना सर, वही है ना सर, पीवी इक्वल टू एमआरटी गैस फ्लो। तो एमआरटी इसमें वही गेल फॉर्मूला है, वही बोल रहे हैं। इसमें गेल उसाक लो छूट गया केवल। हमने गैलोसॉफ्ट के बारे में बात ही नहीं करी, हम लोगों ने बस बॉयल्स और चार्ल्स ही पढ़ा, बस दो ही पढ़ा। तो हम बस पीवी और टी को डिफाइन कर रहे हैं। जब कांस्टेंट आएगा देन आर आएगा, सिंपल। तो आर को आप ऐड कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है,
तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखना है। पी का क्या कॉन्सेप्ट है, बॉयल का क्या कॉन्सेप्ट है, चार्ल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिकली यहाँ से ध्यान में रहेगा। ये बेसिक हमें समझना है, क्योंकि हमें गैस के प्रिंसिपल समझने हैं, गैस का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि हमें एयर गैस मिक्सचर्स की स्टडी करनी है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप समझ जाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फोर्स पे। देन फोर्स का यूनिट आप समझ जाते हो कि फोर्स इज द न्यूटन। मेट्रिक सिस्टम में हमारा न्यूटन ही डिफाइंड होता है, बट इंग्लिश सिस्टम में मीन्स पाउंड फुट पाउंड सेकंड में फोर्स को हम पाउंड में डिफाइन करते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज द पाउंड। अभी आपको डिफाइन किया, द यूनिट ऑफ फोर्स इज द पाउंड, पाउंड में डिफाइन करते हैं। देन मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पाउंड्स अपन अब एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दिया जी, इस तरह से मास से डिवाइड करते हैं, जी से डिवाइड कर दिया मैंने 32.2। देन हम मास कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे हमें मास से कुछ लेना देना नहीं है। तो सिमिलरली आपको इतना ध्यान में रखना है कि द यूनिट फोर्स इन द इंग्लिश सिस्टम मीन्स एफपीएस, उसको ही बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। आपका फोर्स का यूनिट पाउंड है। एंड द मेट्रिक सिस्टम, जिसे हम एमकेएस सिस्टम पढ़ रहे आ रहे हैं 12th या 9 से 10 से, एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड्स। ठीक है, तो मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं उसको। तो मेट्रिक सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट, मींस यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये बेसिक बेसिक सा समझना है, मतलब ये सब पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में। तो अब ना पाउंड को इन्होंने न्यूटन में डिफाइन किया कि 1 पाउंड फोर्स इज कितना न्यूटन होगा। ठीक है, तो आप ध्यान ये वाला ध्यान में रखोगे कि 1 पाउंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द इतना। डायरेक्ट याद रखना है, हमें कोई कन्वर्जन नहीं देखना है, कैसे कन्वर्ट किया, कैसे कितना आया, कुछ भी लेना देना नहीं है। जस्ट रिमेंबर 4.448 न्यूटन, सिंपल। तो ध्यान में रखना है इतना, क्योंकि पाउंड इज द ग्रेटर यूनिट देन न्यूटन। न्यूटन से वो लार्जर यूनिट है, इसलिए ज्यादा होता है। अब यहाँ पे बेसिकली फिर से वर्क को डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम लोग उतना नहीं कवर करने वाले हैं। W इक्वल टू एफ डी अभी हम लोगों ने समझ लिया। देन W इक्वल टू एफ डी, देन आपको ध्यान में रखना है कि फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स को फुट पाउंड कर दिया या इंच पाउंड कर दिया, दोनों ही यूनिट हो जाएंगे आपके यूनिट के। अब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मैंने डिफाइन किया, ये भी एज अ वर्क ही होता है, तो इन दोनों के भी यूनिट यही होंगे, फुट पाउंड या इंच पाउंड, सिमिलर। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया, नोटिस दीज आर द सेम यूनिट दैट वर द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने सेम लाइन लिख दिया, तो उतना हमें हर एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पागल हो जाएंगे इतना पढ़ेंगे तो, है ना। 1 पाउंड फोर्स इज द इक्वल टू, फिर सेम लाइन है, देन मीटर इज इक्वल टू द 3.28, या फिर 1 जूल इज इक्वल टू इतना। तो हर एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया कि 1 पाउंड फोर्स मींस 4.448 न्यूटन, 1 मीटर को फीट में चेंज करोगे तो 3.28 फीट, और 1 जूल को फीट एलबी में चेंज कर रहे हो तो 1.36 फीट एलबी होगा, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, एसआई में जूल होता है। ठीक है, तो 1 जूल को आप फिट एलबी में करेंगे ना, क्योंकि एफबीएस पढ़ रहे हैं, तो एफपीएस में कितना होगा, तो 1.36 फुट एलबी होगा। तो हर एक पॉइंट को लिख लिया, आप एक एक बार नजरें यहाँ पे रखोगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी रटने की नीड नहीं है। सर ये एलबी क्या है सर, एलबी एलबीएस केवल एल इज द आवाज नहीं आ रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा सर आपका। पाउंड अच्छा, को मैं एलबी से डिनोट करते हैं। एलबीएस मींस फुट पाउंड, तो उसको एलबीएस बोलते हैं या फिर एलबी बोलते हैं, इज द पाउंड। Sir, hello. बोलो। Sir, acceleration due to हाँ, gravity in terms of pound 32.2 उसका यूनिट क्या था? अब देखो, आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है, एंड देन 1 जूल इज द 1.36। ठीक है, और मे बी मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हो ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन होगा 32.2। यहाँ से में डिफाइंड है, तो कोई इशू नहीं है, अगर आप बोलते हो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, सर यूनिट पूछ रही थी। ये कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये सब आपके एग्जाम बट ये आपसे पूछा नहीं जाता, बट क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो आपको बस चीजें पता होनी चाहिए, बट हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्योंकि हमारे पास इंजन के ऑलरेडी इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत बेसिकली हमें नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी जैसे कि हार्स पावर के डिफाइन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा डिफाइंड है, उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इनसे पावर, पावर के और कैसे डिफाइंड होता है, P इक्वल टू W/T। दिस इज द पावर, हम लोगों ने पढ़ा एग्जाम में या फिर जो भी प्रीवियस क्लासेस में देखी है अभी 12th तक, ठीक है। तो ये हमारा पावर डिफाइंड होता है P इक्वल टू W/T। W इज द FD, हमें समझ में आता है। तो इन्होंने FD लिख दिया एंड द टाइम लिख दिया, तो इन्हें ब्रेक करके लिख दिया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड देन पावर का यूनिट जब हम कैलकुलेट करते थे एसआई में, तो पावर का यूनिट क्या होता है एसआई में, जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। और जूल अपॉन सेकेंड को आप क्या बोलते हो, वॉट बोलते हो। ये हमारा पावर का यूनिट हो गया, वॉट, ठीक है। जूल अपॉन सेकेंड इज द वॉट। तो पावर का यूनिट यहाँ पे हमने वॉट कर दिया। बट अब यहाँ पे फिर डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें तो एफपीएस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो फिर ये लोग चेंज करेंगे और आपको ये पूरा कंपेरिजन या कन्वर्जन दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 हार्स पावर जब FT/LB पर सेकंड में आप कैलकुलेट करते हो तो इतना बनेगा, मिनट पे कैलकुलेट करोगे तो 33,000 बनेगा, माइल LB पर आवर में करोगे तो 375 माइल पाउंड्स पर आवर होगा। और आप बेसिकली हम लोग ये पढ़ के आते हैं 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये पढ़ के आते हैं। तो इन्होंने इतना कन्वर्जन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो आप एक एक देख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे उतना टाइम नहीं पढ़ सकते हो अपने मन से भी, बहुत बेसिक्स है। एंड द नेक्स्ट वन इज द टॉर्क। अब प्रॉब्लम टॉर्क से है, क्या प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा हम समझ जाएंगे, ठीक है। देखो W इक्वल टू FD एग्जैक्ट। तो FD में यहाँ पे कॉस थीटा होता है, मे बी अगर आपने बहुत अच्छा से पढ़ा है 10th 12th तो आपको पता होगा W इक्वल टू FD कॉस थीटा, W के साथ कॉस थीटा आता है, ठीक है। बट जब आप टॉर्क की स्टडी करते हो तो टॉर्क में आपने पढ़ा होगा कि FD साइन थीटा आता है, क्लियर है सबको, पता होगा मेरे ख्याल से। तो W में तो FD cos थीटा आएगा, देन T में sin थीटा आएगा। मींस अगर 90 डिग्री एंगल पे आपका फोर्स लग रहा है ना तो मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है। बट W में क्या होता है, 90 डिग्री पे उठाओ ना तो बोला जाएगा वर्क डन 0 है, cos थीटा 90 मींस 0, ठीक है। एंगल जितना, मतलब जैसे बोल रहा हूँ कि मैंने अपने सर पे बहुत भारी सामान रख के एकदम स्ट्रेट चल रहा हूँ, मीन्स अगर मेरे से एक्चुअली पूछ रहा है कि कितना वर्क किया, तो फिजिक्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरा वर्क 0 है, मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जो एंगल है मेरा चलने का वो स्ट्रेट है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो वर्क डन इज द 0 फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। और टॉर्क का क्या होता है, 90 डिग्री जितना ज्यादा एंगल पे आपका फोर्स लग रहा है उतना ज्यादा क्या होगा, टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा है, वहां पे कॉस थीटा है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मैं समझाता हूँ। तो हमें W और F मींस वर्क में और टॉर्क के यूज, ठीक है। तो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हम टॉर्क को और वर्क के यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे। बाकी इसको फिर आगे बढ़े। आपने हम लोगों ने अभी प्रीवियस पैरा में कि जब हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग ऐसे कर रहे थे, पाउंड नहीं पढ़ रहे थे हम लोग, ऐसे पढ़ रहे थे इंच पाउंड या फिर है ना फुट पाउंड। तो एक्चुअली W ऐसे डिफाइन करते हैं FPS में, लेकिन जब टॉर्क को डिफाइन करना होता है, टॉर्क क्या होगा, द यूनिट इंच पाउंड, बट टॉर्क का क्या आ गया, पाउंड इंच बोलेंगे, ताकि आपको कोई, अगर इसमें बहुत बड़ा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं, बस कंफ्यूजन ना हो, दोनों में वेरिएशन कर सके इसलिए इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है, वर्क इज द डिफरेंट एंड द टॉर्क इज द डिफरेंट, ठीक है। इसलिए इन्होंने वजन ना किया कि वर्क में हम क्या करेंगे, इंच पाउंड बोलेंगे या फुट पाउंड बोलेंगे, बस टॉर्क में पाउंड इंचेस बोलेंगे, ठीक है, या फिर हम पाउंड फुट बोल रहे हैं, ठीक, इतना दे नहीं है। द नेक्स्ट मोस्ट को डिफाइन नहीं करना है, भी डिफाइन नहीं करना है,
देन बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब जब डिस्टेंस है ना, समझते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बहुत बेसिक्स है, उतना डिफाइन करेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे जनरल रिक्वायरमेंट्स, इंजन्स के कॉन्सेप्ट पे। मेरे को एक्चुअली ये चैप्टर कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, तो अभी मैं बहुत बेसिक चीजों को डिफाइन नहीं करूँगा। तो propulsive force is obtained by displacement of working fluid. The air is not necessarily the same air and within the engines by the displaying air in the direction opposition to that in which the air propelled thrust can be developed. This is an application of Newton third law of motion. अब थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ, जो कि आपके 14 में हम लोग के पेपर में पूछा जाता था कि आपका जो एयर होता है, जो मीन्स थ्रस्ट का एयर है, क्या वो सेम होता है क्या? ठीक है, जैसे कि मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि हमारा ये जेट इंजन है, ठीक है, तो जो कोर में एयर जाता है ना, उसी से हमें थ्रस्ट भी मिलता है। एम आई राइट? मीन्स द कोर एयर एंड थ्रस्ट एयर इज द सेम, ठीक है, सेम है जेट इंजन के लिए। फैन इंजन का भी देखेंगे तो सिमिलरली सेम हम मानते हैं, बट फैन इंजन के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, बट हम लोग सेम ही बोलते हैं कि इसमें भी यही प्रिंसिपल है। बट जब आप आ जाओगे टर्बो प्रोपेलर प्रॉप इंजन में, ठीक है, टर्बो प्रोपेलर, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें जो फोर्स, हमें जो एक्शन मिल रहा है, थ्रस्ट मिल रहा है, वो प्रोपेलर से मिलता है। कोर एयर इज द डिफरेंट, तो हम क्या डिफाइन करते हैं, थ्रस्ट एयर एंड कोर एयर इज द डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 14 में, ठीक है, 14 में ये हम लोगों से पूछा जाता था पेपर में, तो वही लाइन यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है, वो मैं आपको यहाँ पे मार्क करा देता हूँ इसके लिए। The propulsive force is obtained by displacement of a working fluid. Again, atmospheric air. This is the air not necessary to the same air which used in the engine. बट ये जरूरी नहीं होता है कि जिससे हमें थ्रस्ट मिलता है वही एयर हमें इंजन में भी मिलता है या कोर ऑफ द इंजन में यूज कर रहे हैं। तो आप समझ गए किस इंजन के बारे में कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो बाय डिस्प्लेसिंग एयर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द एयरक्राफ्ट इज प्रोपोल्ड, थ्रस्ट कैन बी डेवलप्ड। थ्रस्ट को डिफाइन किया न्यूटन थ्रस्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए ये लाइन लिखा क्योंकि हमारा जो टर्बो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट होता है उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कोर एयर है वो अलग है और जो थ्रस्ट एयर है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया। तो ये हम लोग को 14 में पूछा जाता था। एंड नेक्स्ट वाला कहाँ चला गया, द थ्रस्ट एंड द इंजन इट इज इन कॉमन एबिलिटी टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू मेकिंग एनर्जी। और ये बहुत बेसिक सा है, मेरे को इसको डिफाइन करने की नीड नहीं है। जितने भी गैस टर्बाइन इंजन है सब हमारे हीट इंजन है, मैंने आपको पहले ही डेमो क्लास में डिफाइन कर दिया था। द हीट इंजन एंड हीट इंजन 2 टाइप्स के हैं, ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल, ठीक है। एंड देन टर्बाइन इंजन वर्किंग ऑन द ओपन साइकिल, ठीक है, ओपन साइकिल्स पे काम कर रहे हैं। देन ओपन साइकिल में भी 2 तरह के हैं, टॉर्क प्रोड्यूसिंग एंड द थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग। तो अभी ये मेरे को बेसिक डिफाइन नहीं करना, इसलिए मैं ये सारी चीजें अभी नहीं डिफाइन कर रहा। हम लोग आ जाएंगे इस पे प्रोपेलर एयरक्राफ्ट पे। तो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं बहुत बेसिक है जो भी कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है कि रेसिप्रोकेटिंग एयरक्राफ्ट या टर्बोप्रोप इंजन एक्सेलरेट क्या करता है, लार्ज मास ऑफ एयर एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी कम रखते हैं और इससे हमको प्रोपेलर टर्न होगा। सिंपल है, जितना मास ऑफ एयर हम क्या करेंगे, प्रोपेल करेंगे, उतना ही क्या होगा, हमें थ्रस्ट मिलेगा। सिंपल है, जितना ही ज्यादा मास ऑफ एयर हम क्या करेंगे, प्रोपेल करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें थ्रस्ट मिलेगा। तो हमने डिफाइन कर दिया कि थ्रस्ट इतना हमें मिल रहा है। तो हमारा इस प्रोपेलर इंजन का क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि जो हमारा मोमेंटम है पी, वो एमबी से डिफाइंड होता है, बट यहाँ पे लार्ज मास ऑफ एयर चाहिए, वेलोसिटी कम चाहिए, उससे हम वेलोसिटी ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। बट हमारा गैस टरबाइन का प्रॉब्लम क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप डिफाइन करते हो द सेम एंड ऑफ थ्रस्ट, द लार्ज मास ऑफ एयर रिलेटिव लोअर वेलोसिटी बाय टर्निंग ऑफ प्रोपेलर, ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है। बट जब हम दूसरे इंजन पे आते हैं,
फैन इंजन या जेट इंजन, वहां पे क्या कॉन्सेप्ट, इस सेम अमाउंट ऑफ थ्रस्ट कैन बी जनरेटेड बाय एक्सेलरेटिंग अ स्मॉल मास ऑफ एयर टू द हाई वेलोसिटी। तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट लिखा, ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है जेट इंजन में या फिर फैन इंजन में, कि हमारा जो मास ऑफ एयर है वो कम है और हमने क्या किया, उसको वेलोसिटी ज्यादा दे दिया। क्लियर है कि? अच्छा, मेरे को 15 में किसी ने पेमेंट किया और मेरे को पता नहीं है कि वो क्या नाम है उसका, बहुत अलग ही नाम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक का पेमेंट आया है और शायद मैं उसको ऐड नहीं किया हूँ क्लास में, मेरे को नहीं पता कौन है। एक अभी रिक्वेस्ट कर रहा है सर, अभी रिक्वेस्ट कर रहा है अप्रूवल या के फिर लिए आप लोगों में से क्लास। किसी ने मेरे को पे किया होगा फी और उन्होंने मुझे को इन्फॉर्म नहीं किया होगा, तो बता देना कि किसने पे किया है, क्योंकि एक का मेरे को बहुत अननोन सा समझ में आ रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि किन्होंने पे किया है या फिर किसने मेरे को बताया नहीं है। अब देखो ना, इस कॉन्सेप्ट में जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे कि द वर्किंग फ्लूइड मींस एयर यूज डिफरेंट फॉर प्रोपल्सिव फॉर इज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ एयर देन द इंजन द मैकेनिकल इंजन टर्न द प्रोपेलर। डिफरेंट हो गया। इन्होंने क्या लिखा, द वर्किंग फ्लूइड यूज फॉर प्रोपल्सिव फोर्स मींस जो हम थ्रस्ट के लिए फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो हमारा डिफरेंट है, क्वांटिटी ऑफ एयर है, जो कि एक्चुअली इंजन में यूज हो रहा है वो डिफरेंट है। मींस इंजन से हमें टॉर्क चाहिए था, तो इंजन के कोर में जो एयर हो रहा है उसकी क्वांटिटी डिफरेंट है पूरी, और जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है जिससे हमें थ्रस्ट मिल रहा है उसकी क्वांटिटी वेरी इज डिफरेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है B2 के पेपर में 14 में, तो आप भी ध्यान में रखेंगे, बहुत बेसिकली है, हमें ये समझ के चलना है। और जो जेट इंजन में आ जाएंगे तो जब देखेंगे जेट इंजन का प्रिंसिपल या रैम जेट, टर्बो जेट, पल्स जेट, जो भी इंजन है वो किस पे काम कर रहे हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर थ्रू अ लार्ज वेलोसिटी। फिर भी मोमेंटम हमें ज्यादा मिल जाएगा, m/v। हमने मास ऑफ एयर कम रखा बट वेलोसिटी ज्यादा कर दी है, तो सेम भी मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द यहाँ पे सेम वर्किंग फ्लूइड होता है द प्रोपल्सिव फोर्स के लिए और कोर ऑफ द इंजन के लिए, यहाँ पे सेम लाइन लिख दिया, द सेम वर्किंग फ्लूइड फॉर द प्रोपल्सिव फोर्स एंड विद इन द इंजन। जो इंजन में एयर जा रहा है उसी से ही हमारा हमारा प्रोपल्सिव फोर्स मिलता है, तो यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इतना हमें ध्यान में रखना है, बहुत बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है, बट आपको ये पता होना चाहिए। The turbojet and ramjet pulsejet have very little to no use in modern aircraft due to noise and fuel consumption। मैंने बहुत इजीली आपको डिफाइन किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर हम डिफाइन करेंगे फ्यूल कंजप्शन के रिलेटेड, थ्रस्ट से क्या रिलेटेड है हमारी ग्राफ, फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग बेसिक बेसिक सारे चैप्टर्स कवर करते हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पावर एंड का रिलेशन है तो थोड़ा हम समझ लाएंगे, टीएचपी बीएचपी का क्या कॉन्सेप्ट है। और देखो टीएचपी बीएचपी का कॉन्सेप्ट किसमें आएगा, आपका प्रोपेलर एयरक्राफ्ट में आएगा, रेसिप्रोकेटिंग एयरक्राफ्ट में आएगा, क्योंकि वहां पे जो टॉर्क होता है वो उसको ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, और टरबाइन इंजन की पावर कैसे डिफाइंड होती है, टीएचपी में डिफाइंड होती है, तो इतना ध्यान में रखेंगे। टीएचपी रेसिप्रोकेटिंग इंजन की जो इंजन रेटिंग होती है या फिर हम बोलते हैं थ्रस्ट रेटिंग होती है, वो बीएचपी होती है, ब्रेक हॉर्स पावर, क्योंकि टॉर्क एक्चुअली मिल रहा है। बट टरबाइन इंजन में जो हमारा फोर्स मिल रहा है या टरबाइन इंजन की जो रेटिंग होती है वो टीएचपी होती है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखेंगे। अब थ्रस्ट आर्स पावर कैसे डिफाइंड होते हैं, तो इन्होंने फार्मूला भी मेंशन कर दिया कि थ्रस्ट आर्स पावर इज इक्वल टू थ्रस्ट इनटू एयरक्राफ्ट स्पीड अपॉन 375 माइल पाउंड पर आवर। इससे हमारा थ्रस्ट आर्स पावर डिफाइंड होता है। तो एक फार्मूला है, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। अब फिर सेम लाइन्स हैं कि 1 HP को LBS पर मिनट में कितना होगा, ठीक है, FT पर आवर में कितना होगा, माइल पर आवर में कितना होगा। तो अभी ये सिमिलर है जो अभी हम पीछे देख रहे हैं, सेम लाइन्स हैं। अब एक बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए इन्होंने बोला है कि रेसिप्रोकेटिंग में जो इंजन होता है ना उसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, इतना होना चाहिए ना इंजन का, इतना मतलब मिनिमम फ्यूल कंजप्शन के बारे में डिफाइंड होता है कि कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। सेल्डम हैड मैक्सिमम पावर फॉर मोर देन 2 मिनट्स एंड यूजुअली नॉट लॉन्ग। मींस ये क्या डिफाइंड है, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो, कोई भी इंजन हो अपना जो मैक्सिमम पावर आउटपुट होता है वो कभी भी यूज नहीं करता, कोई
जेट इंजन हो, प्रोपेलर इंजन हो। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि इंजन अपना मैक्सिमम पावर कब यूज करता है, ठीक है, 100% या फिर जैसे बोल 100% रेटेड पावर या थ्रस्ट पावर या टॉर्क पावर कब यूज कर रहा है। वो तब यूज करेगा जब उसे टेक ऑफ करना होगा, ठीक है, आफ्टर रन टेक ऑफ करना होगा तब यूज करेगा, जब क्लाइंब करना होगा तब यूज करेगा, ठीक है। तो हमारा यही दो क्या है, स्टेज है या फेजेस हैं जब हमारा इंजन मैक्सिमम पावर यूज करता है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन क्या है, मोर देन 2 मिनट्स नॉट, है ना, 2 मिनट्स मैक्सिमम पावर फॉर मोर देन 2 मिनट्स, बस इतना ही है, बट इससे भी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग समझते हैं अराउंड 2 मिनट्स 3 मिनट्स के लिए ही होता है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ बेसिक सा। जब टेक ऑफ होता है ना, तो हमें इंजन से ज्यादा पावर चाहिए थ्रस्ट के लिए, ठीक है। तो इंजन हमारा मैक्सिमम पावर यूज करता, थ्रस्ट है और हमारा ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो हमारा एल्टीट्यूड कम है तो हमें मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है हमारा थ्रस्ट कम होगा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने डिफाइन कर रहे हैं कि हमने क्रॉस कर दिया, कि थोड़ा सा मैं इसे और समराइज कर रहा हूँ कैसे आएगा ये हमारा थ्रस्ट हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, हमें इतना चाहिए, मीन्स हमें टेक ऑफ चाहिए, ठीक है, टेक ऑफ चाहिए। हम यहाँ पे टेक ऑफ को डिफाइन कर रहे हैं, टेक ऑफ, यहाँ पे क्लाइंब, यहाँ पे क्रूज, क्रूज लिख दिया, क्रूज एल्टीट्यूड मीन्स अब एक स्टेट लेवल पे आ गए, लेवल फ्लाइट पे आ गए, और यहाँ पे हम क्लाइंब कर रहे हैं। तो जब हमें टेक ऑफ करना है हमारा थ्रस्ट ज्यादा होगा, टेक ऑफ कर रहे हैं हमारा थ्रस्ट क्या होगा, ऐसे होगा, ज्यादा होगा, मीन्स हमारा ग्राफ ऐसे होना चाहिए कि जैसे जैसे टेक ऑफ कर रहे हैं हमारा थ्रस्ट ज्यादा है, मीन्स मैक्सिमम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ हो जाएगा हमारा थ्रस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। वो डिक्रीज कितना होगा, क्लाइंब लेवल तक, ठीक है, मीन्स ऐसे फिर ऐसे ग्राफ हुआ। अब जैसे हमारा एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर जाता है मीन्स क्रूज पे आ जाएगा, तो हमारा एयरक्राफ्ट का जो भी इंजन है वो और भी अपना पावर आउटपुट क्या करेगा, कम करेगा, फिर ये डिक्रीज होगा। मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि इंजन की पावर हम टेक ऑफ टाइम पे मैक्सिमम यूज करते हैं, और जैसे टेक ऑफ हो जाता है तो इंजन की पावर फिर रिड्यूस होती है क्लाइंब लेवल तक, मीन्स एक्चुअली क्लाइंब के लिए कितना पावर चाहिए, तो फिर इंजन की पावर रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा ग्राफ कम हुआ, मीन्स थ्रस्ट कम, एंड देन जब हम क्रूज पे आ जाएंगे तो फिर इंजन और भी अपना पावर कम कर लेगा। मीन्स हम मैक्सिमम थ्रस्ट टेक ऑफ पे यूज करते हैं, सबसे मिनिमम थ्रस्ट या एक जनरल थ्रस्ट हम जो क्रूज थ्रस्ट यूज करते हैं वो क्रूज लेवल पे करते हैं। मीन्स हम जब हम अपने क्लाइंब पे पहुंचेंगे, जैसे मान लो हमारा क्रूज एल्टीट्यूड है 30,000, हम उसे ही मेंटेन करना है, 13,000 पे ही फ्लाई करना है, तो वहां पे हमारा पावर कम होगा। क्लाइंब के टाइम पे हमारा पावर थोड़ा और एक्स्ट्रा रखते हैं, टेक ऑफ के टाइम पे ज्यादा रखते हैं। तो अब ये समझ में आ रहा है कि इंजन हमेशा अपना मैक्सिमम पावर आउटपुट नहीं यूज करता, कुछ लेवल तक ही यूज करता है। तो ये हमारा क्लाइंब टेक ऑफ का टाइम कितना हो सकता है, 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स, जब तक कि हम टेक ऑफ रोल से बाहर ना आ जाए। जैसे टेक ऑफ कर लिया देन उसका पावर आउटपुट डिक्रीज होगा टू क्लाइंब, टेक ऑफ क्लाइंब थ्रस्ट के लिए, देन क्लाइंब हो जाएगा अपने एल्टीट्यूड पे आ जाएगा, देन उसका फिर पावर आउटपुट क्या होगा, विल बी डिक्रीजेस। अब इसको हम बोलते क्या है, इसी को बोलते हैं द फ्लैट रेटिंग ऑफ द इंजन। क्या बोलते हैं, द फ्लैट रेटिंग ऑफ द इंजन। मीन्स हम मैक्सिमम पहले पावर आउटपुट ज्यादा यूज किया, फिर कम यूज किया, फिर कम यूज किया, इसको फ्लैट रेटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है फ्लैट रेटिंग, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये एक ही बार में याद नहीं रहने वाले। सर ये वाला समझा दीजिए सर, नहीं समझ में आया सर। इंजन सेल्डम हेल्ड एट मैक्सिमम पावर फॉर मोर देन 2 मिनट्स। अभी तो बताया यार, ठीक है, अभी समझो। मैंने बोला हमें पावर चाहिए, हमें टेक ऑफ चाहिए, तो जस्ट हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इन रेस्ट में है, इसे मोशन के लिए ज्यादा पावर चाहिए, आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी तो ये मोशन में जाएगा। जब एक बार ये मूव करने लगा फिर आप क्या करते हो, पावर कम लगाते हो या फोर्स कम लगाते हो, सिंपल है। तो वही कॉन्सेप्ट इंजन का भी है, उसको टेक ऑफ करना है तो उसको मैक्सिमम पावर यूज करेगा इंजन अपना एट टेक ऑफ, क्योंकि नीचे नहीं आना है ना, जाना है तो ऊपर।
तो हमें क्या यूज करना है, एट द इंजन का मैक्सिमम पावर आउटपुट यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, और वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी तभी तो आपको लिफ्ट मिलेगा, वरना नीचे आ जाओगे। समझे? नहीं सर वो समझ गए सर, हमें क्या करना ये है? लिखा हुआ सर, ये लिखा हुआ वो हमको दिक्कत हो रहा है कि पावर फॉर मोर देन भाई 2 मिनट्स एंड यूजुअली नॉट लॉन्ग। वही कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट ज्यादा नहीं यूज करते हैं, मोर देन 2 मिनट्स होता है बट ज्यादा नहीं होता है, वो ये डिफाइन करना चाह रहा है। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन की लाइन नहीं डिफाइन किया है जो आपको कंफ्यूजन लायक है। इन्होंने सिंपली मेंशन किया है कि आपको जो टेक ऑफ पावर होती है या मैक्सिमम पावर होती है इंजन का, हम मोर देन 2 मिनट्स यूज करते हैं बट लॉन्ग नहीं होता। मतलब 4 घंटे तो नहीं यूज करोगे, 10 मिनट तो नहीं यूज करोगे, 20 मिनट तो नहीं यूज करोगे। आपका टेक ऑफ टाइम 20 मिनट्स का नहीं होता, 10 मिनट्स भी नहीं होता। आपका कितना होगा? 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स इज द एनफ फॉर टेक ऑफ। इतना ही चाहिए आपको इंजन का मैक्सिमम पावर आउटपुट। उसके बाद आप क्लाइंब पे आ जाओगे। जब क्लाइंब पे आ जाओगे तो आपकी इंजन पावर आउटपुट कम होगा, डिक्रीज करेगा। कभी भी इंजन अपन मैक्सिमम पावर आउटपुट पे नहीं चलता। मैक्सिमम पावर आउटपुट पे चलेगा तो रिलायबिलिटी ऑफ द इंजन मेंटेन नहीं कर पाओगे, अरे गिर जाएगा इंजन तो। खत्म हो जाएगी। ठीक है, इंजन आवर, इंजन ओवरऑलिंग सब खत्म हो जाएगा, इंजन 1 साल भी नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट का डिफरेंट डिफरेंट है। कोई भी इंजन चाहे कार हो या बाइक हो, कोई भी मैक्सिमम पावर आउटपुट पे नहीं चलता, बट होता है ना सबके पास मैक्सिमम पावर आउटपुट, बट रीजन के लिए। तो गैस टरबाइन का एक रीजन है कि हम कब यूज कर रहे हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट। देन हम जस्ट इन इमरजेंसी सिचुएशंस में भी कर रहे हैं, जब हमारा इंजन क्या हो रहा है, फेलियर में मिल रहा है या फ्लेम आउट हो रहा है, या फिर हमें लग रहा है कि इंजन को कंटिन्यूअस चलाना है, तो वहां पे यूज करेंगे। अदरवाइज हम एक एज ए जनरल हम ऑलवेज यूज करेंगे टेक ऑफ पे, क्योंकि हमें वहां पे तो बचना है, कोई भी इंजन फेलियर ना है और हमें प्रॉपर लिफ्ट मिले, इतना प्रॉपर लिफ्ट मिले कि हम क्लाइंब पे पहुंच जाए। जैसे हम टेक ऑफ से बाहर आते हैं, हम इंजन के पावर आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड देन दिस इज द मेंटेन्ड बाय द ईईसी। ठीक है, फैडेक मेंटेनेंस। तो वो ऑटोमेटिकली फैडेक मेंटेन करता है इन चीजों को कि अभी टेक ऑफ है, देन क्लाइंब पे आएगा, देन आपका क्या आ जाएगा, क्रूज आ जाएगा, देन पावर आउटपुट और कम हो जाएगा। इसी से इंजन की रिलायबिलिटी मेंटेन होती है। एंड देन फ्यूल इकोनॉमी, जो फ्यूल इकोनॉमी के बारे में आपको डिफाइन करता हूँ अभी यहाँ पे, बहुत बेसिकली है, बहुत ज्यादा क्लास हो जाएगा, बट फ्यूल इकोनॉमी को मैं डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज द फ्यूल इकोनॉमी? तो हम लोग ने देखा था कि कितना थ्रस्ट मिल रहा है, कितना आवर्स पे कितना मिल रहा है, तो इस तरह से थोड़ा हम लोग डिफाइन करेंगे। और एक बेसिक पैरामीटर है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो इसको थोड़ा हम देखेंगे कि प्रोपेलर इंजन में क्या है, थ्रस्ट इंजन में क्या है ना, दोनों में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि बेसिक पैरामीटर फॉर डिस्क्राइबिंग द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ द एयरक्राफ्ट इंजन इज यूजुअली स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। जैसे हम डिफाइन करते हैं कि हम बोलते हैं थ्रस्ट, जैसे हमने आपको बोला डेमो क्लास में कि थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और देन टीएसएफसी को ही हमने डिफाइन किया। तो थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन किसके लिए है, ठीक है, और प्रोपेलर एयरक्राफ्ट के लिए किस तरह से डिफाइंड होता है, उसके लिए डिफरेंट है। तो सबके लिए देखेंगे कि क्या किसके लिए कितने हैं, थ्रस्ट के रेस्पेक्ट में फ्यूल कंजप्शन क्या है। तो इन्होंने स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मींस हम जस्ट एक गैस टरबाइन इंजन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा हम समझेंगे कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन फॉर गैस टरबाइन इज द फ्यूल फ्लो मेजर्ड इन एलबी पर आवर डिवाइडेड बाय द थ्रस्ट। मींस आपका पर मिनट के हिसाब से या आवर के हिसाब से कितना फ्यूल बर्न कर रहे हो और आपको उससे कितना ज्यादा थ्रस्ट मिल रहा है, यही हमारा थ्रस्ट स्पेसिफिक होगा। मींस थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इस तरह से डिफाइंड होता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग कितना फ्यूल कंजप्शन किया और उससे आपको कितना थ्रस्ट मिला, तो उसको हम टीएसएफसी बोलते हैं। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इसको बोलते हैं टीएसएफसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और थ्रस्ट से डिवाइड किया इसलिए थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखोगे, दिस इज द थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, टर्बो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस। तो ये 14 में पूछता है, B1 में ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, या गैस टरबाइन में ये बेसिकली नहीं पूछे जाते, क्योंकि बहुत बेसिक टर्म होते हैं गैस टरबाइन के लिए और वो इतना बेसिक में नहीं जाता है, बट मॉड्यूल 14 में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज यूज्ड फॉर टर्बोप्रोप इंजन्स। उसके लिए हम थ्रस्ट स्पेसिफिक नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग इक्विवेलेंट स्पेसिफिक करते हैं। इसमें क्या है, इज द फ्यूल फ्लो इन द पाउंड पर आवर डिवाइडेड बाय द हॉर्स पावर।
क्योंकि डिफरेंट है ना यहाँ पे एक्चुअली जो बर्न कर रहे हो इंजन में, तो इंजन से आप एक्चुअली क्या मांग रहे हो, इंजन से आप टॉर्क मांग रहे हो, तो इसमें थ्रस्ट नहीं डिफाइन कर सकते। हमने आपके जेट इंजन में या फैन इंजन में क्या किया कि हमने फ्यूल बर्न किया एंड देन फ्यूल बर्न करके हम उसी से थ्रस्ट डिफाइन किए, ठीक है, इसलिए टीएस ऐप से डिफाइन करते हैं। बट इसमें डायरेक्टली हमें इंजन से थ्रस्ट नहीं मिलता, ठीक है, हमें इंजन से क्या मिलता है, प्रोपेलर एयरक्राफ्ट में टॉर्क मिल रहा है, इसलिए इसको इक्विवेलेंट स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, B2 में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूल कंजप्शन डिफाइंड फॉर गैस टरबाइन, तो गैस टरबाइन के लिए बोल रहा है तो उसको बोलते हैं TSFC इज द डिफाइंड फॉर गैस टरबाइन, एंड फ्यूल कंजप्शन डिफाइंड फॉर टर्बोप्रोप इंजन, तो दैट इज इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस, क्योंकि वहां पे थ्रस्ट डायरेक्टली नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पे हमें BHP मिलता है, ब्रेक हॉर्स पावर मिलता है, ठीक है। तो ये लाइन इन्होंने बहुत ही बेसिकली इन्होंने डिफाइन किया, इज द फ्यूल फ्लो पाउंड पर आवर डिवाइडेड बाय द टर्बोप्रोप इक्विवेलेंट शाफ्ट हॉर्स पावर, समझ गए ना, शाफ्ट हॉर्स पावर क्या होता है, मींस BHP ब्रेक हॉर्स पावर, इसलिए यहाँ पे हम ESFC बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, नॉट थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इतना ध्यान में रखोगे, ये बेसिक से टर्मिनोलॉजी है, तो आपके काफी इंजन के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। इसको बोलते हैं ESFC, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट को डिफाइन किया या रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स को डिफाइन किया कि क्या होता है हाई स्पीड, क्या होता है लॉसेस ऑफ प्रोपेलर एफिशिएंसी है, ठीक है, तो कितना लिमिटेड होता है, तो हमने आपको डेमो में डिफाइन कर रहे थे कि 400 आवर MPS के अराउंड होता है, देन उन्होंने डिफाइन किया इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज यूज्ड फॉर टर्बोप्रोप इंजन्स, अभी हम लोगों ने देखा, एंड इज द फ्यूल फ्लो पाउंड पर आवर डिवाइडेड बाय द टर्बोप्रोप इक्विवेलेंट शाफ्ट हॉर्स पावर, सेम लाइन इन्होंने फिर यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है, तो कुछ नया नहीं है यहाँ पे। देन द ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंजन्स, एंड देन डायरेक्ट हम लोग ड्यूरेबिलिटी पे आएंगे, एंड देन रिलायबिलिटी में देखता हूँ कहाँ पे डिफाइंड है, देन उसको बताऊंगा मैं, रिलायबिलिटी यहाँ पे डिफाइंड है, देन हम डायरेक्ट ड्यूरेबिलिटी पे आएंगे। ड्यूरेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ इंजन लाइफ obtained while maintaining the desired reliability, ठीक है, the fact that the engine has successfully completed its type or proof tested indicate that can be operated in normal manner over a long period of before requiring overhaul। फिर इन्होंने डिफाइन किया है नो डिफाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन ओवरऑल इज स्पेसिफाइड और implied in the engine ratings, the time between overall varies with the operating conditions such as engine temperature, amount of time engines, and high power rate settings and maintenance received, the recommended TBO are specified by the engine manufacturer। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है, इतनी सारी कहानी बता दिया, तो हमें ये समझ में आता है कि ड्यूरेबिलिटी जो इंजन का होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो किस पे डिफाइंड होता है, अमाउंट ऑफ इंजन लाइफ, ड्यूरेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ इंजन लाइफ। हमें ये समझ में आता है कि ड्यूरेबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है कि इंजन की लाइफ कितनी है, और ये कैसे ऑब्टेन्ड होगी, कैसे मेंटेन्ड होगी, तो रिलायबिलिटी से मेंटेन्ड होगी। रिलायबिलिटी को फिर समझेंगे व्हाट इज द रिलायबिलिटी, बट ड्यूरेबिलिटी कि हम मेंटेन कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग लाइफ मेंटेन करें इंजन की, वो कैसे मेंटेन हो रहा है, तो टाइम बिटवीन ओवरऑल्स, हर एक इंजन को ओवरऑल चाहिए। ओवरऑल क्या हो गया, इंजन के पूरे पार्ट्स बिखेर दिया आपने, है ना, जो भी चेंज करना है सब चेंज कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पे। बेसिक इंजन के शेड्यूल मेंटेनेंस तो हो रहा है, वो एक अलग है, जो बेसिक शेड्यूल मेंटेनेंस होता है वो तो पूरा अलग, बट टीबीओ इज द वेरी डिफरेंट। टीबीओ मींस जो अगर इंजन ओवरऑल में जाके आ रहा है मींस वो एकदम न्यूली इंजन है, जो एक मैन्युफैक्चरर से इंजन दे रहा है या फिर एक टीबीओ इंजन है, तो वो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, न्यू इंजन हो गए। तो जो टीबीओ होता है, टीबीओ डिपेंड करता है कि इंजन किस टेम्परेचर में, किस सेटिंग में, थ्रस्ट सेटिंग में ऑपरेट हो रहा है, किस कंडीशन पे ऑपरेट हो रहा है इंजन, उसके बेसिस पे इंजन के टीबीओ डिफाइंड होती है। बट अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है कि आपका टीबीओ क्या होगा, कितने टाइम बाद इंजन की ओवरऑल करना है, ठीक है। तो ये सारी लाइन है बेसिकली इन्होंने डिफाइन कर दिया है, आपको एक बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए इसको, बाकी इसमें और कुछ भी है नहीं पढ़ने को। देन रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी as built into the engine by manufacturer, but the content
continued reliability of the engine is determined by the maintenance overall operating personnel. तो हम रिलायबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? देखो रिलायबिलिटी से डिफाइंड होता है ड्यूरेबिलिटी। सिंपल। रिलायबिलिटी कैसे डिफाइंड होगा कि हम पर्टिकुलर जो भी इंजन के ऑपरेशनल मेंटेनेंस है या शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है हम टाइमली मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम टाइमली मेंटेन कर रहे हैं तो रिलायबल होगा इंजन, रिलायबल होगा तो इंजन की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी, मीन्स लाइफ टाइम भी बढ़ेगा। तो रिलायबिलिटी से हमारा ड्यूरेबिलिटी डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इतना हमें ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं है इधर। ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा इंजन इस तरह से होना चाहिए ना कि किसी भी टेम्परेचर रेंज में किसी भी वेदर इन्वायरमेंट में ना इजिली चल सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इन्होंने सिंपली उसी लाइन को यहाँ पे लिख दिया, पढ़ के समझ सकते हो। आइडियल टू फुल पावर आउटपुट, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं 90% पावर आउटपुट यूज कर रहा हूँ, मैं 80% पावर आउटपुट यूज कर रहा हूँ, मैं 70% पावर आउटपुट यूज कर रहा हूँ, हमारा इंजन एकदम फ्लेक्सिबल ऑपरेबिलिटी ऑपरेटिंग रखता हो। बट क्या होता है कि हम इंजन को एक पर्टिकुलर थ्रस्ट पे ही चलाते हैं, थ्रस्ट क्रूज सेटिंग्स, हमेशा हम इंजन को मैक्सिमम पावर आउटपुट पे नहीं यूज करते। ऐसे जनरली हम मैक्सिमम पावर आउटपुट पे यूज नहीं करते, जस्ट हम मैक्सिमम पावर आउटपुट यूज करते हैं टेक ऑफ के लिए। बस इतना ही है कि हम टेक ऑफ कीजिए और जितना टाइमिंग होगा टेक ऑफ के लिए 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स 5 मिनट्स उतना ही यूज कर रहे हैं, बाकी हमारा इंजन का नहीं हो रहा। तो आपको समझ में आ रहा है कि इंजन की जो थ्रस्ट रेटिंग है वो वैरी कर रही है, इसलिए हम उसको एक डिफाइन करते हैं कॉन्सेप्ट फ्लैट रेटिंग, कि इंजन का जो भी थ्रस्ट है हमेशा मैक्सिमम नहीं यूज कर रहे हैं, क्लाइंब पे अलग यूज कर रहे हैं, देन क्रूज पे अलग यूज कर रहे हैं, मींस दिस इज द डिफाइंड बाय द फ्लैट रेटिंग। तो हमें ये समझ में आया कि इंजन का जो थ्रस्ट आउटपुट हम फ्लेक्सिबल यूज करते हैं, ना कि एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। तो हमारा इंजन इस तरह से होना चाहिए, या ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, इतना रिलायबल इंजन होना चाहिए कि ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन। सर सर इंजन हाँ, आइडल बोलिए। पे है, मतलब उसका मतलब क्या है? आइडल पावर का मीनिंग ये होता है तो इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द इंजन, मींस एक बेसिक हम बोल रहे हैं कि हमारा इंजन अगर 100 आरपीएम दे रहा है तो 100 आरपीएम पे कितना थ्रस्ट मिलेगा, दिस इज द आइडल पावर। मींस एट इनिशियल कितना पावर आउटपुट आपको मिलता है, वो हमारा आइडल पावर। मीन्स सर नॉर्मल लीवर होना चाहिए, थ्रॉटल हम लोग नहीं पुट अप कर रहे हैं उसमें। हाँ, एंड देन इज आल्सो डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग ऑफ द इंजन। तो वहां पे हम लोग देखेंगे जब भी इंजन स्टार्ट कर रहे हैं देन वो आइडलिंग करते हैं, तो जस्ट आइडलिंग पावर होता है, कोई थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली इंजन को हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सर जैसे कॉम्पैक्टनेस, टैक्सी देन करते हैं एयरक्राफ्ट, कॉम्पैक्टनेस, टैक्सी करते हो नॉर्मल आइडल पावर नहीं करते हैं ना। जस्ट टैक्सी कर रहा है तो हमें ज्यादा रिक्वायर्ड थ्रस्ट नहीं है, एक बेसिक थ्रस्ट चाहिए कि आपको एक फॉरवर्ड वेलोसिटी मिल जाए, दैट इज द आइडियल। मींस एक इनिशियल हमें थ्रस्ट कितना चाहिए, टेक ऑफ हम जस्ट हाई पावर रन अप करेंगे तो हम एक थ्रस्ट रेटिंग पे आ जाते हैं, मींस हम आइडलिंग से ऊपर हो जाते हैं। इसलिए हम बहुत जनरली डिफाइन कर रहे हैं कि एट स्टार्टिंग जब इंजन को हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना चाहिए आरपीएम, कितना थ्रस्ट मिल रहा है उससे एट स्टार्टिंग टाइम, जस्ट डिफाइंड इज द आइडियल, है ना। Compactness to affect proper streamlining and balancing of aircraft with the shape and size of engine must be compact as possible। तो compactness डिफाइंड होता है क्योंकि क्या है, हर एक इंजन ना डिफरेंट साइजेस के हैं, शेप के हैं, और हमारे एयरक्राफ्ट भी का साइज एंड शेप बहुत ही डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इंजन कितना रिलायबल होगा। ठीक है, और उसका जो फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है एयर का, कितना वेरिएशन आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो ये सब मैन्युफैक्चरर हमसे सोचती है। तो कितना ज्यादा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये इंजन ना इस एयरक्राफ्ट पे ना कि स्मॉलर इंजन ज्यादा अच्छा लगता है इस स्ट्रीम लाइन के लिए, इस एयरक्राफ्ट पे ना बड़ा इंजन ज्यादा बेटर लगता है, मींस एज अ हम जस्ट फिगर आउट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एरोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस। जैसे कि कुछ इंजन के क्या होंगे, आपके इनलेट एरिया बहुत ही लार्जर होंगे, फ्रंटल होंगे, कुछ इंजन के इनलेट एरिया, जैसे आईआई के इंजन में आपको डिफाइन कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एरो इंजन, इसका जो इनलेट एरिया होता है ना बहुत छोटा होता है, बट जब आप इस पे फैन इंजन पे आ जाओगे तो फैन इंजन का इनलेट एरिया ज्यादा चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एयर आपको आना चाहिए, तभी ये थ्रस्ट क्रिएट करेगा। एंड देन प्रैट पे आ जाओगे, प्रैट विटनी, देन प्रैट विटनी का भी आपका फ्रंटल एरिया आपको अच्छा मिलेगा, ऐसे बेटर मिलेगा। ठीक है, बोइंग पे आ जाओगे तो उसका थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको ग्राउंड से थोड़ा क्लियरेंस भी मेंटेन करना है, और बोइंग के एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा
ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा नहीं होता एयरबस से। एयरबस में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है। मीन्स इतना समझो, एयरबस एयरक्राफ्ट के नीचे मैं खड़ा भी हो जाऊं, मीन्स 5 फीट का बेली पे, अगर बेली के नीचे मैं खड़ा हो रहा हूँ तो 5 फीट का मेंटेन्ड है। मीन्स बेली, आपका बेली का हाइट कितना हो गया ग्राउंड लेवल से? 5 फीट है, बट बोइंग का इतना भी नहीं है। बोइंग का 2.5 फीट 2.6 फीट ही होता है। अगर बोइंग 777 मैक्स से कंपेयर करो, एयरबस 320, एयरबस 320, 321, इनको अगर कंपेरिजन कर रहे हो 319 को, तो एयरबस में फिर भी 5 मिनट का आपको गैप मिल रहा है, मतलब 5 फीट का क्लियरेंस मिल रहा है बेली ऑफ द इंजन से। नहीं मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेली ऑफ द एयरक्राफ्ट, है ना। बट बोइंग पे क्या होगा, केवल बेली से ही डिफाइन कर रहे हो तो बेली उसका इतना डाउन है, मीन्स आपको 2.5 फीट का भी गैप नहीं है, इतना नीचे होता है बोइंग में, बोइंग 777 मैक्स। तो उसका मेंटेनेंस जब भी करोगे ना इंजन का या फिर कोई भी पैनल वगैरह कर, तो लेट के ही करना पड़ता है। बट एयरबस में इतना एडवांटेज है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम खड़े होकर आराम से काम करो बेली के नीचे, कोई दिक्कत नहीं आती। पर मैं सोचता हूँ बोइंग वाले लोग कैसे काम करते हैं, वो तो आदमी परेशान हो जाएगा। व्हील चेंज करो उसमें भी लेट के करना पड़ जाए, है ना, बैठ के करना पड़ जाएगा। इसमें तो खड़े होकर भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। एयरबस में झुकना नहीं है आपको, ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस आप स्टैंड होके कर सकते हो। एयरबस का ये एडवांटेज, क्योंकि इसका क्लियरेंस बहुत बेटर रखते हैं ये लोग। और इसका शॉक स्ट्रड है जो लैंडिंग गियर का, वो लार्जर होता है बोइंग 737 मैक्स से, या जो 777 मैक्स आई है या बोइंग की 737 चल रही थी, तो शॉक स्ट्रड भी बहुत ज्यादा होता है। और शॉक स्ट्रड भी बेटर बड़ा है, तो लैंडिंग आपके व्हील्स भी बड़े हैं एयरबस के कंपैरिजन टू बोइंग। और उनमें बहुत छोटे छोटे व्हील्स भी हैं, मेन लैंडिंग व्हील्स भी बहुत छोटे छोटे हैं कंपैरिजन टू एयरबस 320 से करो तो उसमें तो पता नहीं लोग कैसे मेंटेनेंस करते हैं। बट एयरबस तो मेरे को सही लगता है इस मामले में। मीन्स कंपनी आपको एक मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा लेटना नहीं है, मिट्टी में या ग्राउंड पे बैठना नहीं है, आप एक प्रॉपर तरीके से, मीन्स क्या बोल सकते हैं, एक फिजिकल कंफर्ट के साथ में मेंटेनेंस कर सकते हो एयरबस में। बट बोइंग में मुझे वो नहीं दिखता है, बाहर से, अंदर से पता नहीं कैसा है बोइंग नहीं है, बट बाहर से जितने आते हैं तो मेरे को तो बहुत वो दिखता है, बहुत अजीब दिखता है, तो अलग ही प्रॉब्लम है उसमें। नेक्स्ट टाइप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंजन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे जो इंजन का कंसिस्टेंट पार्ट है ना, तो बेसिक से डिफाइन कर दिया कि एयर इनलेट हो गया, कंप्रेसर सेक्शन हो गया, कंबशन हो गया, टरबाइन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, एसेसरी हो गया, लास्ट वन द स्टार्टिंग, लुब्रिकेशन, फ्यूल सप्लाई, एक्सिलरी पावर, एंटी आइसिंग, कूलिंग, प्रेशराइजेशन। तो ये कंसिस्टेंट बता दिया कि एक बेसिकली गैस टरबाइन इंजन में कितने कंसिस्टेंट पार्ट्स हैं। एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे ये वाला चैप्टर्स एंड नेक्स्ट वाला चैप्टर्स कल के क्लास में कवर करेंगे। 2 पेज है इसमें, बाकी नेक्स्ट वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 पॉइंट्स में है, बस इतना ही है, इंजन परफॉर्मेंस तक है। तो ये कल वाले क्लास में कवर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला। मेरा टाइम भी हो रहा है तो मेरे को जाना है ड्यूटी। इसको रिवाइज करना, जो भी डाउट आएगा उससे पूछना, बट कोशिश यही करना कि क्लास में आ रहे हो तो एक बार पढ़ के आओ, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ के नहीं आते हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और छोटी सी छोटी पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और आप उसको बहुत टाइम टेकिंग होगा आपके लिए, ठीक है। बट अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा 1-2 पेजेस पढ़ के आ रहे हो कॉन्सेप्ट को, तो आपको समझने में भी बहुत ईजी होगा, जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जितने भी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, बट हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमें पढ़ाना तो पढ़ना ही है, इवन एग्जाम में वो आए ना आए, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो हम इंजन के कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप बेटर यही करोगे कि आप बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो आपको समझ में आ जाने चाहिए आप वो पढ़ के समझ लो, ताकि वहाँ पे आपको कोई डाउट ना हो। अगर वहाँ पे डाउट होता है तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। बाय।